हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। आज हम करने वाले हैं हमारे मैक्रो के फोर्थ चैप्टर नेशनल इनकम को खत्म। आज इसका लास्ट पार्ट रहने वाला है। ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट्स आ गए थे, मैंने फॉर्मूलाज भी सारे करा दिए, न्यूमेरिकल्स भी सारे करा दिए हैं। अब हमें करना है एक छोटा सा पार्ट और। बट आज के पार्ट में ना 2-3 टॉपिक्स कराऊंगी, वो सारे के सारे ना पेपर लीक टॉपिक्स रहने वाले हैं। वो सारे के सारे टॉपिक्स लगातार बार-बार रिपीट हुए हैं पिछले कई सालों के पीवाईक्यूज में। लास्ट ईयर भी आया था, हर साल ये टॉपिक्स बनते हैं जो आज की क्लास में हम करेंगे। अ लॉट ऑफ टाइम देखने को मिलता है कि जो तीनों मेथड करें ना, कई बार उसका क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, कई बार छोटा-मोटा न्यूमेरिकल आ जाता है तीसरे चैप्टर में से, और साथ में जो आज मैं टॉपिक्स करवा रही हूँ वो आ जाते हैं। आज के टॉपिक का भी एक न्यूमेरिकल बनता है, कई बार वो आ जाता है। ठीक है, सो आज की क्लास तो बिल्कुल मिस नहीं करनी है। एक-एक चीज इसमें से वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आती है। मैं बहुत रेयरली बोलती हूँ कि ये पेपर लीक टॉपिक है, बट आज के 2 टॉपिक्स कराऊंगी, दोनों पेपर लीक वाले रहने वाले हैं। सो जल्दी से सबसे पहले कमेंट सेक्शन में तुम्हारे नाम की अटेंडेंस लगा देना, दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आ जाओ, शुरू करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो पिछले कुछ एक लेक्चर्स में हमने हमारा वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड कर लिया, उनके फॉर्मूलाज कर लिए, उनके न्यूमेरिकल्स कर लिए। काफी सारे पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके होंगे, आई थिंक 6-7 पार्ट हो चुके होंगे। अब हम करने वाले हैं कुछ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले प्रिकॉशंस कुछ एक देख लेते हैं, 2 मिनट का ये टॉपिक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि होगा नॉमिनल एंड रियल जीडीपी के बारे में। ये मेरा पेपर लीक वाला टॉपिक होता है, ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें मैं बताती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, पिछले कई सालों में बार-बार आया है। ठीक है? अभी पहले सबसे पहले समझते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। प्रिकॉशन का देखो बेटा मतलब है कि ये कुछ एक ऐसे रेड फ्लैग्स हैं या फिर कुछ एक ऐसे ग्रीन फ्लैग्स है जिसका तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो एक ग्रीन फ्लैग है तो तुम्हें उसको अपनी नेशनल इनकम में ऐड करना है, पर अगर वो एक रेड फ्लैग है तो तुम्हें उसको इग्नोर करना है। तुम्हें ना तो उसको प्लस करना है ना ही माइनस करना है। जैसे ही कोई रेड फ्लैग दिखे, जिंदगी में भी बता रही हूँ, जैसे भी कोई रेड फ्लैग दिखे उसको पूरे तरीके से इग्नोर कर दो। ना तो उससे प्यार करो, ना ही उससे गुस्सा हो, ना उससे कुछ भी एक्सपेक्ट रखो। प्लस भी नहीं करना, माइनस भी नहीं करना, रेड फ्लैग को इग्नोर करना है। अगर ग्रीन फ्लैग है तो उसको अपनी जिंदगी में, अपनी नेशनल इनकम में प्लस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब एक-एक करके देख लेते हैं कौन से रेड और ग्रीन फ्लैग्स हैं। रेड फ्लैग की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो कोई भी मैंने सेकंड हैंड चीज़ खरीदी है, सेकंड हैंड कार खरीदी है, सेकंड हैंड बाइक खरीदी है, व्हाटएवर, सेकंड हैंड गुड्स की परचेज़ या सेल पे नेशनल इनकम में ऐड वो नहीं करी जाती। लेकिन सेकंड हैंड गुड्स की सेल या परचेज़ पे अगर कोई भी मैंने कमीशन कमाई है, तो वो ऐड करी जाती है। मान लो मैंने एक गाड़ी खरीदी सेकंड हैंड 2 लाख रुपए की, तो वो 2 लाख रुपए नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। पर मैंने जिस डीलर से खरीदी, मैंने उस डीलर को 10,000 रुपए कमीशन दिया, तो वो जो कमीशन उसको मैंने दी है 10,000 रुपए, वो नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैंने किसी भी कंपनी का शेयर, बॉन्ड या डिबेंचर खरीदा, मैंने 1 लाख के शेयर खरीदे, तो वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। या शेयर बेचे, वो ऐड नहीं होगा। पर जब भी शेयर को खरीदती हूँ या बेचती हूँ तो उसपे कुछ कमीशन देना पड़ता है। 0.1%, 0.01%, कुछ ना कुछ कमीशन रहता है। तो वो जो कमीशन है वो नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगी। तो ये तो याद करना बहुत आसान है। सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, वो ऐड नहीं होगा, इन पे लगने वाली कमीशन ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगली चीज, अगर मैं प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज कर रही हूँ फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो ऐड नहीं होगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर रही हूँ फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो वो ऐड होगा, क्योंकि मैं गुड्स का तो प्राइस एस्टिमेट कर सकती हूँ कि मैंने 200 रुपए का जूता बनाया है, पर सर्विस की मम्मी ने घर पे खाना बनाया है, उसका मैं रेट नहीं लगा सकती, तो वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल जितना भी है वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। वैल्यू एडेड मेथड में तुम देखते हो ना, रॉ मटेरियल माइनस करते हो ना, तो इंटरमीडिएट गुड ऐड नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसफर इनकम जितनी भी है, जैसे आपकी ओल्ड एज पेंशन हो गई, ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट वो ऐड नहीं होगी। ऐसे ही विंडफॉल गेन, मतलब एकदम से कोई बहुत बड़ा गेन हो गया, जैसे कि लॉटरी, ठीक है, हॉर्स रेस से पैसा कमाते हैं लोग, वो ऐड नहीं होगा। कोई भी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हुआ, मतलब एकदम से आग लगने की वजह से सारा कैपिटल लॉस हो गया, तो वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, नेशनल डेट इंटरेस्ट होता है, ये एज इट इज ही लिखा आ जाता है कई बार, तो वो ऐड नहीं होगा। कोई भी इलीगल एक्टिविटी से कमाया गया पैसा, वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, अगला, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऐड होगा।
ओन अकाउंट प्रोडक्शन ये कई बार लिखा आ जाता है कि इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, ठीक है, या फिर फ्री सर्विस फ्रॉम एनजीओज एंड गवर्नमेंट, ये जो भी चीजें हैं ये हमारी नेशनल इनकम में ऐड हो जाती हैं, ठीक है, मोस्टली इनकम मेथड के अंदर ही ऐड होती है, इनकम मेथड में ये लिखा आता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर मेरा कोई ओनर है, ओनर अपने खुद के घर से ही काम कर रहा है, ठीक है, या ओन अकाउंट प्रोडक्शन है, मिक्स्ड इनकम टाइप में आता है ये, तो वो हमारी नेशनल इनकम में ऐड होता है, ठीक है। तो ये चीजें ऐड नहीं होती हैं और ये वाली चीजें नेशनल इनकम के अंदर ऐड हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हमारे पास टॉपिक आता है रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं जीडीपी क्या होती है। बेटा जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये मुझे बताता है कि एक साल के अंदर मेरे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है, एक साल के अंदर मेरे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है। मैम किस चीज का प्रोडक्शन होता है, या तो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है या सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहती हूँ कि मेरे देश की जीडीपी बढ़ रही है, उसका क्या मतलब है, मेरे देश में जो सामान प्रोड्यूस हो रहा है वो बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है। कि पिछले साल 100 किलो सामान प्रोड्यूस हुआ, इस साल 150 किलो सामान प्रोड्यूस हुआ, तो मतलब जीडीपी बढ़ रही है, ज्यादा सामान प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, ज्यादा लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज्यादा सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। तो व्हेनेवर आई से कि जीडीपी बढ़ी, इसका मतलब होता है कि मेरे देश में ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है। पर मैम इसको हम कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि कोई चीज तो है किलो में, कोई चीज है लीटर में, कोई चीज है मीटर में, कोई चीज है सेंटीमीटर में, है ना, मीटर मिस्टर लिख दिया मैंने, कोई चीज है मीटर में, ठीक है ना। तो कोई चीज कितना, कोई चीज कितना, तो मैम हम इसे मेजर कैसे करेंगे कि कितना प्रोडक्शन हुआ। तो कहते हैं इस सब में मैटर मेजर नहीं करना, किलोग्राम, है ना, किलोमीटर, मीटर, इसमें मेजर नहीं करना। तुम एक काम करो, जितना भी सामान बनाया, जितना भी सामान बनाया, उस सारे सामान का मार्केट प्राइस लगा लो, उस सारे सामान का मार्केट प्राइस लगा लो। ऐसा मत बोलो कि 100 किलो सामान प्रोड्यूस हुआ, 150 किलो सामान प्रोड्यूस हुआ, ये मत बोलो। ऐसा बोलो कि जो 100 किलो सामान प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, पर किलो वैल्यू थी 10 रुपए, 1 किलो की वैल्यू थी 10 रुपए, तो मतलब 1,000 रुपए का सामान प्रोड्यूस हुआ। तो हम ऐसा करते हैं, हर चीज की वैल्यू रुपीस की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में निकाल लेते हैं, क्योंकि हर चीज का तो अलग अलग किलोग्राम, लीटर, मीटर है ना, वो तो अलग अलग है सबका, यूनिट ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, सबकी ना मार्केट वैल्यू ले लेते हैं, मार्केट प्राइस ले लेते हैं और मार्केट प्राइस के हिसाब से निकाल देते हैं। तो ठीक है मैम, बहुत अच्छी बात है। मेरे सामान में, मेरे मेरे देश में, मेरे सामान में, मेरे देश में कितना सामान प्रोड्यूस हुआ, मल्टीप्लाई बाय उसका मार्केट वैल्यू, ये मेरा जीडीपी निकल के आ गया इन टर्म्स ऑफ मनी। बड़ी अच्छी बात है। तो जीडीपी कैसे निकला, अबे जीडीपी कैसे निकला, जीडीपी निकला प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी के साथ, कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये हमारे पास निकल के आ गया जीडीपी। कितना सामान प्रोड्यूस हुआ, उसका मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई करके निकल के आ गया जीडीपी। सो जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। सो मान लेते हैं मेरे देश में क्वांटिटी बढ़ गई, तो जीडीपी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मेरे देश में प्राइस बढ़ गया, तो भी तो जीडीपी बढ़ जाएगी, क्योंकि बेटा जीडीपी दो चीजों से मिलकर बनी है, एक क्वांटिटी एक प्राइस। जीडीपी अब तुम्हें दिख रहा है कि जीडीपी दो चीजों से मिलकर बनी है, एक क्वांटिटी एक प्राइस। तो अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं तो भी जीडीपी बढ़ेगी, अगर मैं क्वांटिटी बढ़ा दूं तो भी जीडीपी बढ़ेगी, अगर मैं दोनों ही बढ़ा दूं तो भी जीडीपी बढ़ेगी। सही हो गई बात, दोनों बढ़ा दूं तो भी जीडीपी बढ़ेगी, राइट। सो अगर तो मेरे देश में क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, कि पहले 100 किलो सामान बन रहा था, अब 150 किलो सामान बन रहा है, ये तो मेरे लिए बल्ले बल्ले बड़ी अच्छी बात है। अरे वाह वाह वाह, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है मेरे देश में, तो ज्यादा सामान बिकेगा, ज्यादा सामान बनेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर प्राइसेस बढ़ गए, कि जो चीज पहले 100 रुपए की मिलती थी अब वो चीज 150 रुपए की मिलेगी, इसको क्या बोला जाता है, प्राइसेस जब बढ़ते हैं उसको क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशन। उसको क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशन, लिखा हुआ है यहाँ कहीं। बट इफ प्राइसेस इंक्रीज इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। और क्या इन्फ्लेशन होना अच्छी बात है, जी नहीं, इन्फ्लेशन होना तो अच्छी बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि रेट महंगा ना हो, रेट तो सस्ता हो, हम तो ये चाहते हैं। तो बेटा जीडीपी का बढ़ना जरूरी नहीं है हमारे लिए अच्छा हो, क्योंकि जीडीपी दो रीजन से बढ़ सकती है, प्राइस या क्वांटिटी। अगर तो क्वांटिटी बढ़ी और जीडीपी बढ़ी, बल्ले बल्ले मजा आ गया। पर अगर प्राइस बढ़ा और उसकी वजह से जीडीपी बढ़ी, वो तो हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि उल्टा इन्फ्लेशन हुआ, हमें नुकसान हुआ, हमें महंगा रेट देना पड़ेगा। और हम खुश हो रहे हैं, हम पागल खुश हो रहे हैं कि अरे जीडीपी बढ़ गई,
फिर हम वो मीम बनाते हैं, अमेरिका क्या कहता था, अमेरिका क्या कहता था, अब हम बोलते हैं तू क्या है, फिर हम वो मीम बनाते हैं। पर उन अनपढ़ों को ये पता नहीं होता कि जीडीपी का एक्चुअल मतलब क्या है। सो जीडीपी जब मैं बोलती हूँ कि जीडीपी बढ़ गई, उसका ये मतलब कतई नहीं होता है कि क्वांटिटी बढ़ गई, क्योंकि जीडीपी प्राइस बढ़ने की वजह से भी बढ़ती है। और बेटा क्वांटिटी बढ़े या ना बढ़े, इन्फ्लेशन तो हर साल होती है, प्राइस तो हर साल बढ़ता है, इसलिए जीडीपी भी हर देश की बढ़ती है। तो मैम हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा मैम, हम तो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं ना, हमें कैसे पता चलेगा कि जो जीडीपी बढ़ी है वो प्राइस की वजह से बढ़ी है या क्वांटिटी की वजह से बढ़ी है, हमें तो ये पता होना चाहिए। तो मैं कहती हूँ एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, मैं प्राइस को ना फिक्स्ड रख देती हूँ। अगर मैं प्राइस को फिक्स ही कर दूं फिर क्या होगा, फिर तो मैम प्राइस चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्राइस तो फिक्स है और क्वांटिटी चेंज होती रहेगी। तो मतलब फिर अगर जीडीपी बढ़ा तो उसका एक ही रीजन है, वो है क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस तो फिक्स है, प्राइस तो बदल नहीं रहा, प्राइस तो बढ़ नहीं रहा। तो फिर भी अगर जीडीपी बढ़ी, इसका मतलब कि जीडीपी सिर्फ क्वांटिटी की वजह से बढ़ी है। ये अच्छा तरीका है। तो मैम एक काम करते हैं, जीडीपी कैलकुलेट करते हैं प्राइस को फिक्स रख के, क्योंकि अगर प्राइस को फिक्स रख के हमने जीडीपी कैलकुलेट किया तो जीडीपी उसके अंदर सिर्फ क्वांटिटी का ही चेंज रजिस्टर होगा, प्राइस का चेंज रजिस्टर ही नहीं होगा। ठीक है ना। तो बेटा तो बेटा हम दो तरीके से जीडीपी निकाल सकते हैं, एक प्राइस भी चेंज होता रहे, क्वांटिटी भी चेंज होती रहे, और दूसरा हम प्राइस को फिक्स रख दें और फिर जीडीपी निकाल के देखें कि सिर्फ क्वांटिटी के चेंज की वजह से क्या हुआ। ठीक है, समझ आ गई बात। सो बेटा दो जीडीपी हो गई मेरी, एक नॉमिनल जीडीपी एक रियल जीडीपी। अगर तो जीडीपी अगर तो प्राइस भी बदलता रहेगा तो मैं उसको बोलूंगी नॉमिनल जीडीपी, उसके अंदर हम प्राइस लेते हैं ऑफ द सेम ईयर। लेकिन बेटा अगर मैं प्राइस को रख दूं फिक्स, हम प्राइस ले रहे हैं बेस ईयर का, तो मैं निकाल पाऊंगी अपनी रियल जीडीपी। रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस बोला जाता है कि प्राइस कांस्टेंट है। नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट करंट प्राइस बोला जाता है कि इसमें प्राइस करंट वाला लिया है। मतलब कि मान लेते हैं मेरे पास 2 इयर्स हैं, मेरे पास 2 साल हैं, एक 2020 और एक 2025। मुझे इन दोनों सालों की जीडीपी को कंपेयर करना है। जीडीपी कैसे निकलेगी, क्वांटिटी इंटू प्राइस करके जीडीपी निकलेगी, क्वांटिटी इंटू प्राइस करके जीडीपी निकलेगी। नॉमिनल जीडीपी क्या करेगा, जिस साल की क्वांटिटी उसी साल का प्राइस, तो 100 इंटू 10 1000, जिस साल की क्वांटिटी उसी साल का प्राइस, 100 इंटू 15 1500। तो नॉमिनल जीडीपी क्या करेगा, प्राइस को फिक्स रखेगा ही नहीं, हर साल प्राइस भी बदलता ही रहेगा। तो नॉमिनल जीडीपी ने बोला कि देखो भैया 5 साल के अंदर अंदर मेरी जीडीपी 1000 रुपए से बढ़ के 1500 रुपए हो गई, मतलब 50% मेरी जीडीपी बढ़ गई 5 साल के अंदर। अमेरिका क्या कहता था, हम तुम क्या हो, अब हम कहते हैं तू क्या है, हमारी जीडीपी तो 50% बढ़ गई। लेकिन फिर हमारे इकोनॉमिक्स वाले बच्चे, हमने बोला ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जीडीपी तो प्राइस की वजह से भी बढ़ा होगा, इन्फ्लेशन भी तो हुआ होगा। हम एक काम करते हैं, आपको 2020 और 25 कंपेयर करना है ना, कर लो। हम एक काम करते हैं, क्वांटिटी कंपेयर करते हैं दोनों सालों की, दोनों सालों की सिर्फ क्वांटिटी कंपेयर करते हैं, प्राइस को सेम ही रख देते हैं, प्राइस को सेम ही रख देते हैं। तो बेटा रियल जीडीपी आया फिर, और रियल जीडीपी क्या करता है, जो पुराने वाला साल है, पुराने वाला जौन सा भी साल है, हमारे केस में 2020, पुराने वाले ईयर को ये बोलेगा बेस ईयर, और जो भी नए वाला साल है उसको बोलेगा करंट ईयर। नए वाले साल को क्या बोलेगा, करंट ईयर। रियल जीडीपी कहता है कि हम एक काम करते हैं, क्वांटिटी को ना बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, तो 2020 में 2020 की क्वांटिटी बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई 1000, 2025 में 2025 की क्वांटिटी बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई 100 इंटू 10 1000। रियल जीडीपी ने हमें असली पिक्चर बताई। रियल जीडीपी कहता है अरे बेवकूफों, जीडीपी तो चेंज ही नहीं हुआ, जीडीपी में तो कोई चेंज ही नहीं आया। हमने बोला जीडीपी चेंज नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, जीडीपी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है क्वांटिटी में कोई चेंज आया ही नहीं। क्या क्वांटिटी में कोई चेंज आया, नहीं, जीडीपी रियल जीडीपी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्वांटिटी में कोई चेंज आया ही नहीं। इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी जो बड़ा उछल रहा था कि 50% बढ़ गया, वो 50% क्या बढ़ा, सिर्फ प्राइसेस बढ़े, क्वांटिटी तो बढ़ा ही नहीं, क्वांटिटी तो बढ़ा ही नहीं। समझ आई चीज। रियल जीडीपी कहता है जीडीपी में कोई चेंज ही नहीं है, हजार का हजार है, और रियल जीडीपी क्या करता है, सिर्फ क्वांटिटीज को कंपेयर करता है। तो अगर ये चेंज नहीं हुआ मतलब क्वांटिटी चेंज ही नहीं हुई, वी कैन सी दैट।
पर नॉमिनल जीडीपी ने तो बोला था कि 50% बढ़ा है, तो मतलब 50% क्या बढ़ा होगा? सिर्फ प्राइसेस बढ़े होंगे। समझ आई चीज? समझ आई चीज? तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइसेस 50% से बढ़े हैं। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देखना, समझ आ जाएगा दूसरी बार सुनने में। ठीक है, सो देखो, इट इज गुड फॉर इकोनॉमी इफ क्वांटिटी इंक्रीजेस, बट इफ द प्राइसेस इंक्रीजेस it will lead to inflation, which is not good for the economy. So to actually calculate the increase in GDP, we should keep the prices fixed. बोलना है मेरे साथ, real GDP keeps the prices constant and it is a better indicator of GDP growth. Real GDP is a better indicator क्योंकि वो prices को fix रखता है। आगे, GDP का मतलब क्या है? GDP refers to, बोलो मेरे साथ, GDP refers to the money value of final goods and services produced by the normal residents of a country in an year. ठीक है, मैंने बता दिया नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है। बेस ईयर इज द ईयर विद विच वी कंपेयर द जीडीपी ऑफ करंट ईयर। पुराने साल को बेस ईयर बोला जाएगा, उसके साथ कंपेयर करेंगे करंट ईयर का जीडीपी। ठीक है, यहां तक तो हो गया। रियल जीडीपी इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी एज इट ट्रूली रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी बिकॉज द प्राइसेस आर केप्ट कांस्टेंट इन रियल जीडीपी। ठीक है, ये बताऊंगी अभी, पर ये समझ आ गया, रियल जीडीपी में प्राइस कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सो एज वी कैन सी द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज सेम, ओनली द प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 50%। तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो 50% बढ़ा, पर जो रियल जीडीपी है वो सेम रहा क्योंकि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन सेम है। सो दिस टेल्स अस द चेंज इन जीडीपी is only due to change in prices. This tells us the quantity of production is same in both the years. ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन सेम था, इसीलिए रियल जीडीपी में कोई चेंज आया नहीं, पर प्राइस 50% बढ़ा, इसीलिए नॉमिनल जीडीपी 50% बढ़ा। तो नॉमिनल जीडीपी प्राइस को भी, प्राइस के चेंज को भी काउंट करता है, पर रियल जीडीपी सिर्फ क्वांटिटी के चेंज को काउंट करता है, और क्योंकि क्वांटिटी चेंज नहीं हुई इसलिए रियल जीडीपी भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स का, जो कि है नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। हम क्या करेंगे, नॉमिनल जीडीपी किसी भी साल की उठा लो 1500 अपॉन रियल जीडीपी उसी साल की 1000, 1500 अपॉन 1000 इंटू 100 करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला आएगा प्राइस इंडेक्स का। एक और फॉर्मूला है, बस आपको याद करना है, प्राइस इंडेक्स को ही जीडीपी डिफ्लेटर भी बोला जाता है। इट शोज द चेंज इन द प्राइस लेवल बिटवीन द टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ठीक है, अगर हम नॉमिनल और रियल को आपस में डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलेगा कि इन दो टाइम पीरियड्स में एक्चुअल में प्राइस कितना चेंज हुआ। तो अगर मैं 1500 अपॉन 100 करती हूँ, मुझे पता चल गया 5, ये मैं काट देती हूँ, ये काट देती हूँ, ये काट देती हूँ, 50% जो है चेंज हुआ है प्राइस, 50% जो है इंक्रीज हुआ है प्राइस। ठीक है, चलें आगे। यहीं पर एक और छोटा सा मेरा टॉपिक आता है जीडीपी एंड वेलफेयर का। अगेन ये भी मेरा पेपर लीक वाला टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इसका भी क्वेश्चन बनता है। जीडीपी एंड वेलफेयर का टॉपिक ये कहता है कि ना जीडीपी ये बताएगा कितना सामान प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो जीडीपी बढ़ गया, अगर कम प्रोडक्शन हुआ तो जीडीपी कम हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, जीडीपी ये भी नहीं बताता कि प्राइस में कितना चेंज आया, क्वांटिटी में कितना चेंज आया, बिकॉज जब भी मोदी जी या ट्रम्प या कोई भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बोलता है ना जीडीपी बढ़ गया, वो हमेशा नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे होते हैं, कोई भी आपको रियल जीडीपी नहीं बताता। ठीक है जी, पहली बात। सो वेन एवर वी से कि इंडिया तो भैया 4th लार्जेस्ट हो गया, इतना लार्जेस्ट उतना लार्जेस्ट हो गया दुनिया में, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉमिनल जीडीपी जिसमें प्राइस का भी इंक्लूजन होता है। तो हमें ये भी नहीं पता कि इन्फ्लेशन कितना है, प्रोडक्शन कितना है, हमें ये नहीं पता कि जो प्रोडक्शन हुआ क्या वो अमीरों के लिए हुआ या गरीबों के लिए हुआ, हमें ये नहीं पता कि प्रोडक्शन का करके जो भी इनकम कमाई, क्या वो सारी इनकम अंबानी और अडानी कमा के ले गए या गरीबों को भी इनकम मिली, हमें ये नहीं पता क्या गरीबों का विकास हुआ या सिर्फ अमीरों के लिए मॉल बनाते रह गए, एयरपोर्ट बनाते रह गए, गरीबों को कुछ मिला कि नहीं, हमें ये नहीं पता कितना पोल्यूशन हुआ, हमें ये नहीं पता कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, हमें वो सब तो पता ही नहीं है। हमें नहीं पता कि पॉपुलेशन कितना है, हमें नहीं पता अमीर गरीब का भेदभाव कितना बड़ा है, गरीब कितना गरीब हो गया, अमीर कितना अमीर हो गया, हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि प्रोडक्शन बढ़ गई, एंड मोस्ट ऑफ द केस में हमेशा अमीर का फायदा होता है, गरीब का नुकसान होता है, हर साल ये देखने को मिलता है।
तो वो जो लोग हैं जो खड़े होके बोलते हैं कि अमेरिका क्या कहता था, तुम क्या हो? वही लोग, वही अनपढ़ लोग, उनको बस ये सिखा दिया जाता है कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। उसको ये नहीं पता कि जीडीपी में से उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा। गरीब को तो कुछ मिलता ही नहीं है जीडीपी में से। मोस्टली सारा जीडीपी अमीर ले जाते हैं, सारा प्रोडक्शन अमीरों के लिए होता है, सारी इनकम अमीर ले जाते हैं, गरीब तो और गरीब होता है। ठीक है? सो इसीलिए जीडीपी जो है, हमें ये तो बताता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ, पर वो लोगों के वेलफेयर के बारे में नहीं बताता, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में नहीं बताता। सो जीडीपी को हम कंसीडर तो करते हैं, इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, पर ऐसा सच में नहीं है। वेलफेयर मीन्स द सेंस ऑफ मटीरियल वेलबींग अमंग द पीपल। इट डिपेंड्स ऑन ग्रेटर पर हेड अवेलेबिलिटी। कहते हैं पर पर्सन ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स होनी चाहिए, पर पर्सन ज्यादा होनी चाहिए। So higher GDP is generally taken as greater welfare of the people. However, this generalization is not correct. हमें चाहिए कि सिर्फ जीडीपी ना बढ़े, पर पर्सन जीडीपी बढ़े। पर पर्सन जीडीपी उठा के देख लेना, इंडिया कितना पीछे है। इंडिया देख लेना पर पर्सन, है ना, पर पर्सन जीडीपी में इंडिया कितना ज्यादा पीछे है, उठा के देख लेना। तो जीडीपी जो है ना, वेलफेयर के बारे में बताता नहीं है। क्या लिमिटेशन है? अरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी कितना है? इट इज पॉसिबल कि राइज इन जो जीडीपी हुआ है उसके साथ साथ इनइक्वालिटी भी बढ़े, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इनइक्वल हो जाए, अमीर गरीब के बीच का गैप बढ़ जाए, और बढ़ता है हर साल। चेंज इन प्राइसेस, प्राइस कितना बढ़ा, राइज इन प्राइस कितना हुआ, इन्फ्लेशन कितना हुआ, हमें वो नहीं पता चलता जीडीपी से। नॉन मोनेटरी एक्सचेंज, कहते हैं कितने सारे नॉन मोनेटरी एक्सचेंज होते हैं। जैसे मेरी मम्मी घर पे खाना बनाती है, उसको तो कोई काउंट ही नहीं करता, बेचारी मम्मी के सर्विस का पैसा कोई काउंट ही नहीं करता जीडीपी में, तो वो इंक्लूड नहीं होते जीडीपी में, जिसकी वजह से ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। हाउएवर ऐसी एक्टिविटीज भी बहुत सारी होती है वेलफेयर में। अगर मैं फ्री में जाके गुरुद्वारे में काम करूं, मंदिर में काम करूं, पार्क में काम करूं, मेरे फ्री के काम से लोगों की जिंदगी बेटर हो रही है, पर मेरा वो फ्री का काम जीडीपी में ऐड ही नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है? मान लो पॉपुलेशन बढ़ी 10%, जीडीपी बढ़ी 5%। अरे भाई, पर पर्सन अवेलेबिलिटी तो कम हो गई ना, क्योंकि पॉपुलेशन और भी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है? सो इफ द रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, then it will decrease the per capita availability। पर पर्सन जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस है वो रिड्यूस हो जाएगी, विच विल एडवर्सली इफेक्ट द इकोनॉमिक वेलफेयर। तो हाँ, इंडिया की जीडीपी है ज्यादा, है अच्छी, पर इंडिया की पॉपुलेशन तो देख लो गधों, इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, और पर पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो हमारी जीडीपी कुछ भी नहीं है, हम इतने गरीब हैं। ठीक है? अगला, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। हायर जीडीपी विल प्रमोट वेलफेयर ओनली इफ इंक्रीज्ड आउटपुट कंप्राइजेस गुड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। कहते हैं कि ना, हम वॉर का सामान बना रहे हैं, इसेंशियल गुड्स नहीं बना रहे, जरूरी गुड्स नहीं बना रहे, गरीबों का सामान नहीं बना रहे, अमीरों का सामान बना रहे। कॉम्पोजिशन मतलब कि हमने रोटी बनाई, कपड़ा बनाया, मकान बनाया, या अमीरों का मॉल बनाया, एयरपोर्ट बनाया, गुच्ची बनाया, पराडा, है ना, ये सारे ब्रांड बनाए, या गरीबों के लिए कपड़े बनाए कि 200-200 रुपए वाले कपड़े बनाए। तो भाई गरीबों का सामान बनाओ, अमीरों का मत बनाओ, है ना? हमें ये पता ही नहीं चलता कि अमीर का बना, गरीब का बना। ठीक है? एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी वाला पॉइंट बेटा यही वाला है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज वाला है। एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है कि आपने किसी का फायदा किया या किसी का नुकसान किया, पर उसके बदले में ना तो आपने कोई पैसा दिया, ना तो कोई पैसा लिया। मान लेते हैं मैंने एक पार्क बनवाया, या मैंने पार्क को साफ कर दिया, मैंने पानी को साफ कर दिया, सड़क को साफ कर दिया फ्री में, उसको बोला जाएगा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। या मान लेते हैं मैंने सड़क पे कचरा कर दिया, मेरी फैक्ट्री ने पोल्यूशन कर दिया, अब वो भी फ्री में है, तो उसको बोला जाएगा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो फ्री में अगर मैं कोई अच्छा काम करूं या बुरा काम करूं, उससे लोगों की जिंदगी पे असर तो पड़ेगा, या तो अच्छा असर पड़ेगा या तो बुरा असर पड़ेगा, पर क्योंकि वो फ्री का काम है इसलिए वो जीडीपी में ऐड नहीं होता, जिस वजह से अगेन जीडीपी मुझे नहीं बताता कि लोगों की जिंदगी अच्छी हुई या बुरी हुई। ठीक है? तो ये एक्सटर्नैलिटी पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसको याद कर लेना। एक्सटर्नैलिटी रेफर्स टू बेनिफिट और हार्म्स ऑफ एन एक्टिविटी caused by a firm or an individual for which they are not paid or penalized। कहते हैं कि किसी एक इंसान ने या किसी एक फर्म ने कोई काम किया जिससे या तो दुनिया को बेनिफिट हुआ या तो दुनिया को हार्म हुआ,
पर अगर बेनिफिट हुआ तो भी आपको पेमेंट नहीं मिली, अगर आपने हार्म किया तो भी आपको पेनल्टी नहीं भरनी पड़ी। मतलब आपने फ्री में अच्छा या बुरा काम किया, लोगों पे इफेक्ट तो हुआ, पर क्योंकि वो फ्री का काम था वो जीडीपी में ऐड नहीं हुआ। ठीक है, तो एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन बेनिफिट आर टर्म्ड एज पॉजिटिव, विच रिजल्ट इन हार्म आर टर्म्ड एज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या हुई, मैंने पोल्यूशन कर दिया। ठीक है, सच पोल्यूशन रिड्यूसेस द वेलफेयर थ्रू नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ। पॉजिटिव में क्या हुआ, मैंने पब्लिक पार्क बनवा दिया। ठीक है, लेकिन मैंने उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करी। इट इंक्रीजेस द वेलफेयर थ्रू पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ। Such external effect do not form part of the market transaction। तो जीडीपी अकाउंट नहीं करती एक्सटर्नैलिटीज को, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। यहाँ पर मेरा पूरे का पूरा नेशनल इनकम वाला चैप्टर समाप्त होता है। कई सारे पार्ट्स लग गए, न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए, सारे फॉर्मूलाज करवा दिए, सारे के सारे आपको मेथड करा दिए, थ्योरी भी करा दिया, रियल नॉमिनल जीडीपी करा दिया। ठीक है, अब कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में अगले छोटे से चैप्टर मनी के साथ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इस पूरे चैप्टर में पहले हमने 3 मेथड करे, वैल्यू एडेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तीनों के फॉर्मूला, तीनों के न्यूमेरिकल वीडियोस भी आए। फिर ये वीडियो आया जिसमें रियल नॉमिनल जीडीपी और एक्सटर्नैलिटीज वेलफेयर के बारे में किया। इस वीडियो के दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल नॉमिनल भी और वेलफेयर भी। ठीक है, सो गलती से भी स्किप नहीं करना है कुछ भी। ठीक है, अगर कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो एक बार दोबारा सुन सकते हो, रिकैप कर सकते हो। ठीक है, मैं मिलूंगी अगले लेक्चर में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज देना अच्छे अच्छे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।